Welcome, dear friends. Uh, I have made many videos on national income accounting, but I forgot to make video on value added method. I will make it later on. But now this is the another video on national income accounting, and this video is I'm dedicating to income method. So income method line by line reading Sandeep Garg book. Income method measures national income from the perspective of factor income. हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? फैक्टर इनकम. Okay. Under this method, income received by all the residents of a country for their productive act services. अंडरलाइन करते जाएंगे, यही पॉइंट है, प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि हर वर्ड्स के अपने इम्प्लीकेशंस हैं. ड्यूरिंग अ ईयर आर एडेड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम. ओके, नेशनल इनकम हम NNPFC से जुड़ते हैं, इसका ध्यान रखेंगे. नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? NNPFC. Okay, according to this method, all the incomes that accrue to the factors of production by way of wages, profits, rents, interest. ये क्या है? वेजेस किसको मिलता है? लेबर को. प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को. रेंट किसको मिलता है? लैंड को. और इंटरेस्ट किसको मिलता है? कैपिटल को. आर सम्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम. सबको जोड़ दिया जाता है तो नेशनल इनकम मिलता है. Income method is also known as distributive share method or factor payment method. Factor payment method और distributive share method भी कहा जाता है income method को. Now components of factor income. अब इस components of factor income के लिए मेरे पास जो फार्मूला है, मैं उस फार्मूले को आपको दिखाता हूँ. मैंने अपनी डायरी में बनाया हुआ है. देखिए ये फार्मूला हमारा. income.com. हमने क्या फॉर्मूला बनाया? income.com. अब ये इनकम मेथड है और COM पर फोकस करना है. तो C क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. इसको ब्रैकेट में याद रखने के लिए कैश एंड काइंड बोथ. O क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस. और M क्या है? मिक्स्ड इनकम. इसी फॉर्मूले को हम कई और तरीके से ले जाते हैं. प्राइम है ना, प्राइम. P फॉर प्रॉफिट, R फॉर रेंट, I फॉर इंटरेस्ट, M फॉर मिक्स्ड इनकम एंड E कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का E. तो E है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. उसके बाद एक है उसी फॉर्मूले को हम रिप. रिप क्या है? रेंट. I R क्या है? रेंट. I इंटरेस्ट. P प्रॉफिट. ये कंपोनेंट रिप कंपोनेंट किसका है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस का है. इसको मैंने यहाँ अलग दिखाया. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 3 कंपोनेंट है. रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है. ये R जो है रिप वाला, ये R ये रेंट एंड रॉयल्टी का है. ठीक है. इंटरेस्ट यहाँ देखिए I है, इंटरेस्ट यहाँ है I. और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप वो क्या है? प्रॉफिट है, तो ये P प्रॉफिट है. तो अब बिल्कुल आप क्लियरिटी हो गई कोई फार्मूले की. फार्मूला याद करना है income.com, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम. ठीक है. अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैश एंड काइंड है. ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट कौन कौन है? रिप है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. और फर्दर डिटेल जाना है तो ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये भी दे सकता है. क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है, किसी फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए इस सबको जानने की ज़रूरत है. अब आते हैं बुक की रीडिंग पर. कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम. द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम, जिसको डिनोट किया जाता है NDPFC से. नेशनल इनकम को NNPFC से और डोमेस्टिक इनकम को NDPFC से. सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 joint publication of United Nations and World Bank has elaborated the following components of income method. पहला कंपोनेंट क्या है? income.com. हम देख चुके हैं फॉर्मूले को. income.com यहाँ भी लिखा हुआ है. कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. COE रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू द एम्प्लॉयज़. क्या पे किया जाता है? रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव एक्ट सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कैश, काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. कैश, काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये तीनों फॉर्म में
भी उनको जो कुछ भी सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, उस वो भी COE का पार्ट होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट्स एंड बेनिफिट्स, पेमेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑनलाइन कर लेंगे, विच द एम्प्लॉयज़ रिसीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं? वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, इट इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक वेजेज, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलावेंसेज, DA, कमीशंस, याद रखना, वेजेज, सैलरीज, बोनस, लेबर्स को वेजेज कहा जाता है, वेजेज, सैलरीज, बोनस समय समय पर सरकार देती है, बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा होता है ये, डियरनेस एंड अलावेंसेज, DA, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, कमीशंस, एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, देख लीजिए, एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस incurred by the employees will be excluded, incurred by employees, ठीक है, will be excluded, ध्यान देंगे, जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस होता है, एनी रिम्बर्स का रिम्बर्समेंट करते हैं, एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस से संबंधित कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज करता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम COE एज सच एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये क्योंकि ये सच एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए इसको इस कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट लिखा वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, और किन चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, क्या होता है ये जो एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयज़ विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम COE एज सच एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। दूसरा है वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक रेंट फ्री होम, फ्री कार, free medical and educational facilities, etc. And imputed value of these benefits should be included in the national income, ठीक है, and imputed value of these benefits, imputed value, मान लिया जाता है कि आप वहाँ रहते नहीं रह रहे हैं तो कुछ रेंट देते कहीं भी, तो उस तरह का imputed value of these benefits should be included in the national income, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, एट्सेट्रा, ठीक है, इनका जो इम्प्यूटेड वैल्यू है ऑफ दीज बेनिफिट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। फ्री होम मिल रहा है, नहीं मिल लेते तो आप रेंट पर रहते ना, इसलिए इसका हम जो वैल्यू होगा उसको हम जोड़ लेंगे। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड एनी फैसिलिटी which is necessary for work, ठीक है, necessary for work, it does not include any facilities which is necessary for work and in which employees don't have any discretion, मतलब वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, employees don't have any discretion, for example uniforms to be worn during work only or vehicles to be used फॉर वर्क ओनली, ठीक है, यूनिफॉर्म, जो भी यूनिफॉर्म पर एक्सपेंस जो रहा है इसमें इम्प्लाई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको काम करना है वहाँ जहाँ भी, तो उसको यूनिफॉर्म वो पहनना है, ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसका अपना पर्सनल कोई व्यू नहीं रह जाएगा। यूनिफॉर्म्स टू बी वर्न ड्यूरिंग वर्क ओनली और व्हीकल्स टू बी यूज्ड फॉर वर्क ओनली, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सच पेमेंट्स आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये ऐसे पेमेंट क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, मतलब जो ड्रेस पर जो खर्च हो रहा है, जो व्हीकल पर खर्च हो रहा है, जो कि उसको वर्किंग आवर में इसको यूज़ करना है, तो ये क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है, ये इसको इंक्लूड नहीं करते। थर्ड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इट इंक्लूड्स contributions made by employer for the social security of employees, for example जो एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी के लिए जो
इट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी की कोई भी स्कीम हो उनके सोशल सिक्योरिटी की, तो उसको हम जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, gratuity, labor welfare funds, etc. The aim of such contribution is to ensure safety and security of life of the employees। ठीक है, जो भी ऐसी स्कीम जो एम्प्लॉई के सेफ्टी सिक्योरिटी और लाइफ के लिए ज़रूरी हो, जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा हो, उसको हम ऐड करते हैं, इसको ध्यान रखिए। बट हियर वी हैव टू पे अटेंशन, एनी कंट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी, कंट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। जिस थर्ड पार्टी क्या है, एन इंश्योरेंस कंपनी, ओके, एग्जांपल है इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ अगर एम्प्लॉयर देता है जो भी एम्प्लॉय को उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, उसको इंक्लूड करते हैं हम नेशनल इनकम में। लेकिन अगर थर्ड पार्टी है जैसे इंश्योरेंस कंपनी, टू एन एम्प्लॉई इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सी, वो सी का पार्ट नहीं होगा, इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सी, ठीक है। थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया कोई भी पेमेंट। एज द इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ इंजर्ड वर्कर, ठीक है, उसका एम्प्लॉयर नहीं है। एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़, अब ये देखिए एम्प्लॉय के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, इसको ध्यान देंगे। एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड as such payments are made by the employees from COE only, as such payments are made by employees from COE only, ठीक है। उसको जो मिल रहा है, उसकी जो सैलरी मिल रही है उसी में से वो ये सारे पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अपना कोई इंश्योरेंस किया, ठीक, इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर ने किया तो सी का पार्ट होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय अपना इंश्योरेंस करता है तो वो सी का पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये। नेक्स्ट, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट इज अ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द ओनर्स ऑफ लेंडिंग देयर सर्विसेज एज सच लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो लैंड को मिलने वाला रिवार्ड क्या है, रेंट है, ठीक है। और सर्विसेज है, बुक वगैरह लिखे हैं उसके लिए जो रॉयल्टी मिलती है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई किसी विशेष चीज़ एक्सप्लोर किए। तो रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, रेंट ऑफ लेट आउट लैंड, एज वेल एज इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट मतलब रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, अपने ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड, imputed rent of owner occupied house is calculated on the basis of market rental value of the house, ठीक है, इसको ध्यान रखें। रॉयल्टी इज द इनकम अर्नड बाय अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन फॉर लेंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड राइट्स ऑफ सबसॉइल एसिड्स, ठीक है। उसके लिए हमको क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है सबसॉइल एसिड्स के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। एग्जाम्पल भी दिया, ओनर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कोल, आयरन ओर, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है। भारत के पास कोल रिजर्व्स है, इंडोनेशिया के पास ऑयल है, वहाँ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम रॉयल्टी पे करते हैं उस कंट्री को। ओनर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कोल, आयरन ओर, नेचुरल गैस एक्सेट्रा कैन अर्न इनकम बाय गिविंग माइनिंग राइट्स टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना। द थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। फंड देते हैं किसको, लेंडिंग फंड्स टू प्रोडक्शन यूनिट्स, अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू प्रोडक्शन यूनिट्स। इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, इसको समझने की जरूरत है कि एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट क्या है। ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। इन इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इंटरेस्ट इनकम में किस चीज़ को शामिल करते हैं, इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स
टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली, फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो भी इंटरेस्ट लिया गया है, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो लोन लिया है। टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली, अनप्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो इंटरेस्ट लगता है वो इसका पार्ट नहीं होगा इंटरेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड बाई फर्म, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, टू हाउस होल्ड्स, और इंटरेस्ट पेड बाई बैंक टू द इंडिविजुअल्स विल बी इंक्लूडेड, चाहे वो बैंक के द्वारा हो इंटरेस्ट पे किया जा रहा हो, चाहे प्राइवेट हो के द्वारा हो, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये इसको इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट इनकम एज इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एज इट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ वन लाइन का क्वेश्चन भी पूछा सकता है, यहाँ रीजन, गिव रीजन्स, हाँ गिव रीजन्स में क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। इसको एक बार देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, टू हाउस होल्ड, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू हाउस होल्ड्स, और इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू द इंडिविजुअल्स विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट इनकम एज इट कंट्रीब्यूट्स to the production of goods and services. However, interest paid by households is not included as the loan is taken to meet consumption expenditure. ठीक है, however, interest paid by household, ठीक है, जो हाउस होल्ड के द्वारा इंटरेस्ट पे किया गया, however, interest paid by household, interest paid by household is not included, ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड इज नॉट इंक्लूडेड एज द लोन इज टेकन टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो भी लोन लेन देन होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा उस पर मिलेगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अनप्रोडक्टिव केसेस के लिए नहीं होगा। इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड, यहाँ अलग से दिया गया। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट, पब्लिक डेब्ट के लिए इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पसेज, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स, एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन्स टेकन बाय कंजम्पशन पर्पसेज। इसका ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, तो पब्लिक डेट के लिए जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया, एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स, as such interest paid is paid to on loans taken by the consumption purposes, ठीक है, इसका ध्यान रखें। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, पेड बाय वन फर्म, पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, ठीक है, उसको भी हम नहीं शामिल करते हैं। नाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द एंटरप्रेन्योर को रिवार्ड है टू द एंटरप्रेन्योर, रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर, ये कई बार देख चुके फिर भी, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू द कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ द रेसिडेंशियल, इट इज़ द रेसिडुअल इनकम, सॉरी, इट इज़ द रेसिडुअल इनकम, मतलब सबको देने के बाद जो कुछ भी बचता है वो मिलता है एंटरप्रेन्योर को, इसलिए इसको कहा गया कि रेसिडुअल इनकम है, विच एन एंटरप्रेन्योर earns after paying all other factors of production, सब कुछ पे करने के बाद तब जो कुछ भी बचता है वो रेसिडुअल, रेसिड्यू होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में, रेसिड्यू। तो रेसिडुअल इनकम, सबको देने के बाद जो बचा। द प्रॉफिट अर्नड बाय एंटरप्राइज इज यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस, प्रॉफिट अर्नड बाय एंटरप्राइज इज यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग।
कॉर्पोरेट टैक्स सीटी, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट के 3 बच्चे होंगे, प्रॉफिट के 3 बच्चे क्या है, सीटी कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डी और रिटेन्ड अर्निंग आर ई। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तीनों जो प्रॉफिट के हिस्से हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एन एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अर्न बाई इट, जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो गवर्नमेंट को जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट टैक्स भी आ सकता है, बिजनेस टैक्स भी आ सकता है, या कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है। डिविडेंड इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, विच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, जिसके पास जितने शेयर हैं, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसी हिस्से में उसको हिस्सेदारी मिल गई, मॉनेटरी बेनिफिट मिल गया। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में डिविडेंड दे सकता है या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व्स, ठीक है, टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसीज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। It is also known as undistributed profit or saving of private sector or reserves and surpluses। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये सब नाम। इज ऑल्सो नोन एज क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी कहा जाता है, और रिजर्व्स एंड सरप्लसेज भी कहा जाता है रिटेन अर्निंग की जगह। रिटेन अर्निंग की जगह ये सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। सो हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज व्हाट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉन्सेप्ट। सीओई में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, सॉरी सीओई मैंने बोल दिया, तो ये कॉम में income.com बोला था ना, तो सी फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओ फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस और एम फॉर मिक्स्ड इनकम। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का थोड़ा डिटेल देखते हैं, इसको अलग तरीके से जो क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इस अलग तरह के क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन बनता है। ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म यूज्ड एंड इन फैक्टर पेमेंट्स। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट। अब इसी चीज़ को जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को देखिए। ऑपरेटिंग सरप्लस, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस इट इज़ द टोटल इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फिजिकल, ठीक है, बड़ा पॉइंट, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। रेंट रॉयल्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो गया रॉयल्टी, फिजिकल हो गया रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कैपिटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट इसी बात हुआ गया। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल पब्लिक, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज प्रॉफिट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वेज इनकम। वेज के अलावा जो इनकम है ना, ये सब ये नॉन वेज इनकम है। वेज वाला इनकम तो सीओई का पार्ट में आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वेज इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेज इन बोथ प्राइवेट and government enterprises. However, it does not arise in the general government sector as it works with the motive of social welfare. Its basic aim is to operate for the benefit of public. For example, the services of law and order are available for free of cost to the people. So,
Incomes like rent, interest, and profit are nil in general government sector. Operating surplus does not arise in the subsistence sector also, as the production is meant only for self consumption and there is no marketable surplus. Mixed income. It is the income generated by own occupied workers. It is the income generated by own account workers like farmers, barbers, etc. and unincorporated enterprises like retail traders, small shopkeepers, etc. ओके, तो मिक्स इनकम क्या है? इट इज़ इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, जो उनके खुद के व्यवसाय हो, अपनी दुकान हो, लाइक फार्मर्स है ना, अपने खेत में काम करता है, बार्बर्स, ठीक है, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज। अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज का एग्जांपल क्या है? रिटेल ट्रेडर्स, small shopkeepers, etc. It is the income of people who own and operate a business enterprise using their own factor services. अपनी ही सेवाओं का, अपने ही श्रम का प्रयोग करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, अपने ही फैक्टर सर्विसेज को, अपनी दुकान है, अपनी मशीन है, इस तरह से। It is a term used for any income that has elements of more than one type of factor income. Any income that has elements of more than one type of factor income. Mixed incomes arises from the productive services of self-employed persons whose income includes wages, rent, interest, and profit, and these elements cannot be separated from each other. इसको अलग नहीं किया सकता. For example, the income of a doctor running a clinic at his residence. तो ये सारा हमारा मिक्स इनकम का है, ठीक है। हम खुद के श्रम, खुद की पूंजी, खुद के एंटरप्रेन्योरशिप का यूज करके कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, जिसको उससे अलग करना, सेपरेट करना संभव नहीं है, ठीक है। तो वैसे को हम मिक्स्ड इनकम करते हैं, मतलब कुल मिला के उसका कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। रीजन्स फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम. In certain situations, accounts of most production units are not available to the estimators of national income. Moreover, due to different accounting practices, it is not possible for the estimators to clearly identify the components of different factor incomes. ठीक है, in certain situations, accounts of most production units are not available to the estimators of national income. एक बार इसको दोबारा देखें. In certain situations, accounts of most production units are not available to the estimators of national income. ठीक है. Moreover, due to different accounting practices, it is not possible for the estimators to clearly identify the components of different factors income. और यही कारण है कि मिक्स इनकम का कॉन्सेप्ट लाया गया. हालांकि ये सारे जो है कहीं ना कहीं सीओई के पार्ट हैं, ठीक है, सीओई या ओएस के पार्ट में आते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल. लेबर तो हो गया, सीओई का पार्ट हो जाएगा. कैपिटल, लैंड, ये रेंट इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये रेंट हो गया यहाँ पर. एंड इंटरप्रेटिव प्रॉफिट, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट में आते हैं, ठीक है. लेकिन चूंकि इनका सेपरेशन आसान नहीं होता है, इसलिए एक मिक्स्ड इनकम का कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक अलग मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया. So when total factor payments can be estimated but cannot be segregated. So when total factor payments can be estimated but cannot be segregated into separate heads, ठीक है, COE, rent, royalty, interest and profit, then an additional factor payment is known as mixed income. इसको ऐड किया जाता है. This factor payment is also known as mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed इसको कहा जाता है. As this problem arises mainly in cases of self-employed people like doctor, chartered accountants, consultants, etc.
ठीक है। अब इसी चीज़ को सारा चीज़ को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है फ्लो चार्ट के रूप में। हर बच्चे की बुक में ये फ्लो चार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम NDPFC, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम, income.com, income.com, तो ये हो गया, यही हो गया सी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओ ऑपरेटिंग सरप्लस, एम मिक्स्ड इनकम। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की पार्ट क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये अब ऑपरेटिंग सरप्लस में दो कंपोनेंट रहते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के दो काम, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट, सीटी, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। यही हमारा क्या है, ये आर हो जाता है, ये आई हो जाता है और ये पी तो रिप बन जाता है, RIP रिप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना था। अब ये स्टेप्स टू इनकम मेथड है, ये इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समय मिला तो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।